Class 8th. Now today we will discuss chapter 3rd, Rural Life under British India. In this chapter we will discuss new land revenue settlements and commercialization of agriculture, especially indigo and opium, exploitation for peasantry and revolts by the peasants and zamindars. Now first heading, new land revenue settlements इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश इन इंडिया। अंग्रेज़ों ने यहाँ पे नए भूमि राजस्व कर लागू किए। कैसे लागू किए, क्या किए, इस पे अब आगे डिस्कस करेंगे। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द ब्रिटिश गॉट द दीवानी राइट्स ओवर बंगाल, बिहार, ओडिशा। द राइट टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू। बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे उनको दीवानी राइट मिल गया। दीवानी राइट क्या होता है? मीन्स भूमि कर की वसूली। और ये इनको कौन कौन से स्टेट में मिला? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी हैड टू ऑर्गेनाइज द लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन सच ए वे दैट इज yielding enough income to meet the growing administrative expenses of company। और अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा सिस्टम, ऐसा लैंड रेवेन्यू सिस्टम, भू राजस्व कर की वसूली का ऐसा तरीका निकाला कि जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये भू राजस्व इसलिए ज़रूरी था कि जिससे कंपनी अपना एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक खर्च निकाल सके। द मनी फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू शुड आल्सो हेल्प द कंपनी टू सपोर्ट इट्स ट्रेड इन इंडिया। ये जो लैंड रेवेन्यू आ रहा था, इससे कंपनी को इस बात की भी हेल्प मिलती कि कंपनी अपना बिजनेस इंडिया में अच्छी तरीके से मैनेज कर सकती थी। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस 3 लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स इन इंडिया। इंडिया में ब्रिटिशर्स ने 3 लैंड रेवेन्यू सिस्टम, 3 प्रकार के भू राजस्व कर लगाए। फर्स्ट है जमींदारी सिस्टम, सेकंड है परमानेंट सिस्टम और रैयतवाड़ी सिस्टम और महालवाड़ी सिस्टम। मीन्स 3 सिस्टम इन्होंने लगाए। मीन्स फर्स्ट रहा परमानेंट सेटलमेंट, सेकंड रैयतवाड़ी सिस्टम और थर्ड है महालवाड़ी सिस्टम। अब ये कहाँ कहाँ लागू किए गए? परमानेंट सेटलमेंट बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किए गए। रैयतवाड़ी सेटलमेंट ये साउथर्न और वेस्टर्न इंडिया की लार्ज पार्ट में लागू किया गया। महालवाड़ी सेटलमेंट जो लागू किया गया, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और अवध में लागू किया गया। ऑल दीज लैंड रेवेन्यू अरेंजमेंट हैड ए मेजर इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द पीजेंट्री एंड इवन द जमींदार्स लिविंग इन इंडियन विलेज। ये जितने भी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट से इसने यहाँ के किसानों के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट डाला। अब उसके बाद फर्स्ट हम बात करेंगे जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट पर। दिस रेवेन्यू सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को लागू करने का काम किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इट वाज गिवन द डुअल नेम ऑफ जमींदारी एंड परमानेंट सेटलमेंट। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसका 2 नेम दिया, एक तो जमींदारी और परमानेंट सेटलमेंट। फॉर द फॉलोइंग रीजन, क्यों ऐसा था? द जमींदार्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वर मेड हेरिडिटरी ओनर्स ऑफ द इंटायर लैंड इन देयर जमींदारी। In return, they had to collect rent from the peasants and pay a fixed amount of revenue to the company। और इसके लिए उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जितने भी ज़मींदार थे उनको हेरिडिटरी राइट दे दिया, यानी कि वंशानुगत राइट दे दिया। वंशानुगत राइट का मतलब कि पिता के बाद पुत्र को, उसके पुत्र को, उसके पुत्र को, मतलब उसी खानदान को भू राजस्व कर की वसूली का पूरा अधिकार दे दिया कई पीढ़ियों तक। और साथ में इसके बदले में क्या करना होता था? जमींदार को टैक्स की वसूली किसानों से करके और एक फिक्स अमाउंट कंपनी को जमा कर देना होता था। सेकंड, क्या बेनिफिट था इससे? द अमाउंट टू बी पेड वाज फिक्स्ड एज इट वाज नॉट टू बी इंक्रीज इन फ्यूचर।
ये जो सेटलमेंट था परमानेंट सेटलमेंट, ये फिक्स था, इसमें टैक्स में भविष्य में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जा सकती थी। थर्ड पॉइंट इस सेटलमेंट की और क्या थी, एज लॉन्ग एज जमींदार पेड द लैंड रेवेन्यू ही हैड हेरिडिटरी राइट ओवर हीज जमींदारी और लैंड होल्डिंग। और जैसे जैसे जमींदार लैंड रेवेन्यू इसका पे करता रहता था, उसको इस पर वंशानुगत अधिकार मिल जाता था उसकी जमींदारी पर और लैंड होल्ड करने पर, यानी कि ज़मीन पर उसकी होल्डिंग बढ़ जाती थी। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट का मेन क्या था, क्योंकि क्या फीचर्स थे, क्या पॉइंट थे, अब इस पर डिस्कस करेंगे। इससे क्या फ़ायदा हो रहा था, क्या बेनिफिट हो रहा था। फर्स्ट, दिस हेल्प टू ब्रिटिश टू डू फाइनेंशियल प्लानिंग। दिस रेवेन्यू अरेंजमेंट इंश्योर्ड दैट द कंपनी गॉट ए फिक्स अमाउंट ऑन ए रेगुलर बेसिस। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ब्रिटिशर्स को ये था कि भविष्य के लिए वो कोई भी फाइनेंशियल प्लान यानी कि धन संबंधी प्लान कर सकते थे, धन की समस्या उनके आगे ना पड़ती। दिस रेवेन्यू अरेंजमेंट इंश्योर्ड दैट कंपनी गॉट ए फिक्स अमाउंट, और इसके कारण कंपनी को एक निश्चित पैसा रेगुलर बेस पर मिलने लगा था। ये फ़ायदा था, सबसे पहला फ़ायदा। सेकेंड बेनिफिट क्या था, इट वॉज ऑल्सो expected that zamindars would show interest in improving cultivation as they were made permanent and hereditary land owners। और इससे एक फ़ायदा ये भी था, इट वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टेड दैट जमींदार्स वुड शो इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग। इससे क्या होता था कि जमींदार भी जो है कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सकते थे, और साथ में परमानेंट सेटलमेंट हेरिडिटरी था और इनको जमींदारी राइट भी भविष्य में मिल सकता था। थर्ड, सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑन द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज्ड, द जमींदार्स वुड गेट प्रॉफिट ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड। और थर्ड क्या फ़ायदा था कि जब एक निश्चित अमाउंट कंपनी के पास जमा करना होता था तो भविष्य में टैक्स के बढ़ने की कोई संभावना नहीं थी, जिससे जमींदार अपने बेनिफिट को सोचते हुए अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते थे। फोर्थ क्या बेनिफिट था, बट इन रियली द जमींदार्स फेस्ड ए सीरियस प्रॉब्लम, लेकिन रियल में जमींदार को एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। द ब्रिटिश हैड फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू एट वेरी हाई रेट एंड मेनी जमींदार्स कुड नॉट पे दैट अमाउंट। लेकिन कंपनी ने यहाँ चालाकी किया था कि इसमें जो टैक्स का रेट था बहुत हाई कर दिया था, जिसको कि जमींदार इस टैक्स को पे नहीं कर पा रहे थे। बट नॉन पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू मीन द ब्रिटिश को टेक ओवर द जमींदारी एंड ऑक्शन इट ऑफ। मेनी जमींदार्स लॉस्ट देयर जमींदारी। लेकिन अगर कोई जमींदार लैंड रेवेन्यू समय पर जमा नहीं करता था तो उसकी जमींदारी चली जाती थी और वो जमींदारी दूसरे को दे दी जाती थी और उसकी जमींदारी खत्म हो जाती थी। फिफ्थ क्या था इसमें पॉइंट, लेटर फ्रॉम द 19th century onwards when the prices of grains were raised and cultivation expanded, zamindars enjoyed heavy jump in their income, but the British did not get any advantage as they received only a fixed amount as land revenue। और बाद में 19th century में क्या हुआ कि जब अनाजों के दाम बहुत बढ़ गए तो कल्टीवेशन उस समय बढ़ी और जमींदार ने इससे अपनी इनकम बढ़ाई, लेकिन ब्रिटिशर्स को इसका कोई फ़ायदा नहीं मिला, उनके लिए तो फिक्स अमाउंट ही उनको था। 6 पॉइंट, मोस्ट ऑफ द जमींदार्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड। कई जमींदार तो अपनी लैंड को इम्प्रूव करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेते थे। मेनी ऑफ देम शिफ्टेड टू सिटीज़ रेंटिंग आउट द लैंड टू द टेनेंट्स। कई जमींदार तो इस समय में शहरों में सेटल हो गए और ये इन्होंने अपने किसी दूसरे ट्रस्टी को दे दिया कि भैया आप इसको संभालो। दे वर ओनली इंटरेस्टेड इन देयर इनकम विद दिस रेंट। जमींदार इसमें सिर्फ अपना कितना उनको बेनिफिट हो रहा था सिर्फ उसी को देख रहे थे। सच जमींदार्स हु लिव्ड इन द सिटी एंड केम टू विलेज ओनली फॉर कलेक्शन ऑफ रेंट वर कॉल्ड एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स। ऐसे जमींदार जो शहर में सेट हो गए थे और गांव में सिर्फ तब आते थे अपने रेंट की वसूली के लिए आते थे, ऐसे जमींदार को एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स कहा गया। 7th नंबर, अनफॉर्चुनेटली द फार्मर्स हु वर द एक्चुअल कल्टिवेटर्स वर एक्सप्लॉइटेड वेरी बैडली। और दुर्भाग्य से ऐसे किसान
जो कि उसके रियल में कल्टिवेटर्स थे, रियल में खेतों की जुताई करने वाले थे, उनका बहुत ही बुरी तरीके से शोषण हुआ। दे हैड टू पे ए हाई रेंट टू द जमींदार्स एंड कुड बी थ्रोन आउट ऑफ देयर लैंड एनी टाइम। और उनको ज़मींदार को इसके बदले में बहुत हाई रेंट पे करना पड़ता था, और वो अगर ना नहीं पे कर सकते थे तो उनकी लैंड किसी भी समय जा सकती थी, उनकी भूमि किसी भी समय जा सकती थी। ऑफन टू पे द रेंट दे हैड टू टेक लोन फ्रॉम मनी लैंडर्स हु एक्सप्लॉइटेड देम इन मेनी वेज एंड समटाइम्स इवन मैनेज टू टेक ओवर देयर लैंड। और अगर वो लैंड पे करते हैं तो उसके बदले में उन्हें लोन भी लेना पड़ता था मनी लैंडर से, और लोन लेने के कारण से उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, और मनी लैंडर्स उनका बहुत ही शोषण करता था, और कभी कभी तो उनकी लैंड भी चली जाती थी। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हम अब आगे सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट।